स्वागत है आप सबका वापस हमारे चैनल लक्ष्मी जी पर। हम लोग बेसिक एवं सरल हिंदी व्याकरण से शुरुआत कर रहे हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच पाए। आज का विषय है संज्ञा। इससे संबंधित अनेकों प्रश्न जो होते हैं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा के प्रकार भेद कितने हैं और इसके उदाहरण के साथ प्रस्तुत है। यहाँ मैं कुछ वाक्य को लिखी हूँ, पहले उसे पढ़ते हैं। सोनिया अपनी अध्यापिका के साथ मुगल गार्डन देखने दिल्ली गई, जो राष्ट्रपति भवन में है। वहाँ की सुंदरता देखकर वे दंग रह गए। शाम को लौटते हुए उन्होंने आइसक्रीम और चाट खाई। उपयुक्त वाक्यों में जो अंडरलाइन किया हुआ है वह रंगीन शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम है। यहाँ सोनिया और अध्यापिका यह व्यक्ति के नाम है। मुगल गार्डन, दिल्ली, राष्ट्रपति भवन ये सब स्थान के नाम है। आगे यहाँ सुंदरता और दंग है। सुंदरता और दंग जो है यह भाव है। आइसक्रीम और चाट जो है यह वस्तु है। इस तरह से हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो नाम है वह संज्ञा कहलाती है। तो संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, आते विस्तार से जानते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। इसे अगर हम विच्छेद करते हैं तो सम जोड़ ज्ञा, संज्ञा ठीक ज्ञान कराने वाला, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। संज्ञा यानी नाम। कोई भी संसार की कोई भी वस्तु, चीज बिना नाम के नहीं होता। हर एक वस्तु का, हर एक चीज का कोई न कोई नाम होता है, तभी उसकी पहचान होती है। इस तरह से हम सब यह जानते हैं कि कोई भी बिना नाम का कोई भी चीज़ होता ही नहीं है, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे। यानी नाम का होना बहुत ज़रूरी है और बिना नाम के कोई भी पहचान नहीं होती है। यानी अभी मैं इसको परिभाषित कर रही हूँ कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, गुण, भाव, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। व्यक्ति है महात्मा गांधी, नीरज, राम, काजोल या कोई भी नाम, जो हम सब किसी का भी नाम ले सकते हैं। वस्तु में है पुस्तक, पंखा, जूता, मेज, दूध आदि। आदि का मतलब है इससे और भी हम लोग शब्द जानते हैं इससे संबंधित। जाति, जाति में हो गया गाय, चूहा, कृष्ण, पक्षी, मछली आदि। गुण अवस्था में आते हैं तो गुण क्या होगा, बहादुरी गुण है, सच्चाई गुण है, बचपन अवस्था है, मिठास क्या है, गुण है। आगे भाव, भाव क्या है, तो हम लोग के मन में जो भाव आती है, जैसे सुंदरता, ममता, प्यार, खुशी आदि। स्थान दिल्ली, भारत, नगर, हर एक नगर का एक नाम होता है, हर एक गली का भी एक नाम होता है, हर एक गांव का भी हम लोग जानते हैं कि नाम होता है। बिना नाम से उस गांव की, नगर की या गली की या घर की किसी भी चीज़ की पहचान नहीं हो सकती। तो संज्ञा के बारे में हमने जाना कि संज्ञा क्या है। अब उसके बारे में जानते कि उस संज्ञा के कितने भेद है, कितने प्रकार है, कितने भाग हैं इसके। तो हिंदी भाषा में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद क्रमतः है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला जानते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। लेकिन यदि हमें कोई व्यक्ति विशेष में अगर किसी की
बात बतानी हो या चीज़ों के बारे में बतानी हो, स्थान के बारे में बतानी हो, नदियाँ, पर्वत, कोई भी चीज़ के बारे में बतानी हो जिसका विशेष स्थान हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आप इसे परिभाषा के द्वारा जान सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, महीनों के नाम, त्योहारों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो यह व्यक्ति विशेष है। तो नरेंद्र मोदी क्या हो गया? व्यक्ति विशेष हो गया। व्यक्तियों के नाम में किरण बेदी IPS ऑफिसर हैं, तो यह व्यक्तियों में विशेष होने के कारण हम लोग इनका नाम जानते हैं। इसी तरह बहुत सारे नाम होते हैं जो व्यक्तियों में भी अपनी विशेषता रखते हैं। पुस्तकों में आते हैं, जैसे पुस्तक तो बहुत सारे हैं हम लोग के पास, बहुत सारे रखते भी हम लोग, लेकिन उसमें यदि रामायण का नाम आए तो वह पुस्तकों में विशेष स्थान रखता है। श्रीमद् भागवत गीता, इसका भी विशेष स्थान है। कामायनी, ये भी विशेष स्थान रखता है। अब आते हैं स्थान के नाम में। स्थान में हम लोग जैसे दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गई, लखनऊ हो गई आदि, जो भी नाम है वह अपना विशेष स्थान रख रहा है। नदियों के तो अनेकों नाम हैं, लेकिन हम लोग नदियों में गंगा को प्रमुखता देते हैं, तो गंगा व्यक्ति विशेष हो जा रही है। गंगा हो गई, यमुना, घाघरा, गोमती, सरयू आदि। पर्वतों के नाम में पर्वत बहुत सारी श्रृंखलाओं में यहाँ हैं हमारे देश में, लेकिन हम लोग हिमालय को जानते हैं क्योंकि यह विशेष स्थान रखता है। हिमालय हो गया, विंध्याचल हो गई, शिवालिक आदि अनेकों पर्वतों के नाम हम सब जानते हैं। त्योहारों के नाम हो गए जैसे होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व आदि, यह विशेष स्थान रखते हैं। दूसरा परिभाषा संज्ञा का है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा से हम लोग इसको परिभाषा से जानेंगे ऐसे कि जिन शब्दों से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का नहीं अपितु संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं एवं संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण है: आम, केला, खटमल, कुर्ता आदि। आम का अभी जैसे हम लोग जानते हैं, तो आम में भी आम सिर्फ जान रहे हैं, और आम के अंदर बहुत सारी जातियाँ होती, जैसे मालदा हो गया, सिपिया हो गया आदि, बहुत सारे नाम हो गए। केला में भी हम लोग जानते हैं कि केला में हो गया, चिनिया केला हो गया, तो हम लोग इस तरह से जानते हैं। खटमल में, कीट पतंग में भी बहुत सारी यह जाति होती है। कुर्ता में भी बहुत तरह के कुर्ता पाए जाते हैं, तो इस तरह से यह जातियों में बटा हुआ है। और भी उदाहरण देखते हैं। अध्यापकगण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। यहाँ मैं एक वाक्य में लिखी हूँ, तो अध्यापकगण से पता चलता है कि सारे शिक्षकगण से इसकी एक जाति है और यह शिक्षा प्रदान का ही काम करते हैं, यानी अध्ययन अध्यापन में निरंतर लगे रहते हैं। दूसरी उदाहरण है, डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। डॉक्टर में बहुत तरह के डॉक्टर होते हैं, कोई न्यूरो सर्जन हो गए, कोई डेंटिस्ट हो गए, तो कोई या हड्डी के डॉक्टर हो गए, तो बहुत सारे डॉक्टर्स में भी बहुत सारी ये बटा हुआ है भाग, और वो सारे लोगों का काम है स्वास्थ्य का देखभाल करना। तो इस तरह से हम लोग जाति के अंदर बहुत सारी प्रजातियों को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। आगे एक और उदाहरण से समझते हैं इसे कि तुलसीदास को, गोस्वामी तुलसीदास को हम लोग सभी जानते हैं, यह व्यक्ति विशेष स्थान रखते हैं, लेकिन यदि हम लोग जातिवाचक में से इन्हें पाएंगे तो यह एक महान कवि थे। कवि की जाति में इनको रखी जाएगी। हिमालय एक विशेष पर्वत है।
पर्वतों में विशेष स्थान रखता है, लेकिन यदि हम इसे जाति में बांटेंगे तो यह पर्वत या पहाड़ की श्रेणी में आएगा। तीसरी संज्ञा की तीसरी भेद जो हो गई वह है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाव से पता ही चल रहा है नाम से ही कि यानी कोई भी भाव हमारे मन के अंदर जब आता है तो उसमें गुण, दोष, स्वभाव, दशा सब कुछ सम्मिलित होते हैं और ये हमारी जो भाव है उसको अनेकों शब्दों में या व्यक्त करते हैं, इसे बोल करके या किसी द्वारा। तो नाम जब तक नहीं आएगा तो हम अपनी भावों को नहीं व्यक्त कर पाते। तो परिभाषा से जानते हैं कि जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, स्थिति या भाव का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण जो हो गई वह कुशाग्रता, चतुराई, सौंदर्य या गुण है जिसे हम लोग या बोल करके व्यक्त करते हैं और उसका एक सही नाम देते हैं। भाव क्या हो गया? मित्रता, किसी से दोस्ती है तो हम उसे ऐसे नहीं बोल सकते, तो यह भाव है जो हमारे अंदर से, मन के अंदर से आती है। शत्रुता, कृपणता आदि। आगे गति और क्रिया, ये सब भाव का ही एक रूप है। फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि। इस तरह से हम सब भाव को भी शब्दों में व्यक्त करते हैं। अवस्था, अवस्था को हम लोग भाव के द्वारा ही व्यक्त करते हैं, जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, आज़ादी आदि। स्वाद, स्वाद को भी हम लोग भाव के द्वारा ही बताते हैं। प्यास लगने पर हम लोग पानी पीते हैं तो बोलते हैं प्यास, फिर खाना खाते हैं तो उस समय भूख का एहसास होती है तो भूख बोलते हैं। दर्द होती है तो दर्द बोलते हैं। तो कड़वापन, कड़वा लगती है कोई भी सामान तो बोलते हैं कि ये कड़वा है या तीखा है या मीठा है। इस तरह से हम सब अपनी स्वाद को भी व्यक्त करते हैं। जैसे मैं उदाहरण से भी इसे प्रस्तुत कर रही हूँ कि एक दिन सभी को बुढ़ापा आता है, या इसमें बुढ़ापा जो है वह भाव को दर्शा रही है। ईमानदार व्यक्ति सदैव सम्मान पाता है। किसी भी व्यक्ति को अगर हम लोग तौलते हैं तो उसकी अच्छाइयों से तौलते हैं और इस तरह से हम उसे कहते हैं कि इसका ईमान डगमगा नहीं रहा है, यानी यह अपनी जो बातें हैं, अपनी जो अच्छाई है उस पर वह टिका हुआ है। तो वह ईमानदार व्यक्ति जो है वह सदैव सम्मान पाता है। ईमानदार जो है वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। आम की मिठास अच्छी है। आम हम लोग सभी देखते हैं, कच्चा आम, पका हुआ आम। कच्चा आम खाते हैं तो खट्टा लगता है, लेकिन जब या पका हुआ आम खाते हैं तो वह मीठी लगती है। तो इस तरह से हम लोग इसकी भाव को, इसके स्वाद को समझते हैं। संज्ञा के अंतर्गत चौथे भेद के बारे में जानते हैं, चौथे भाग के बारे में जानते हैं। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात वैसे शब्द जो व्यक्तियों और वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जो भी समूह होगा वह व्यक्तियों का होगा, वस्तुओं का होगा, किसी चीज़ का ही हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग समूहवाचक को संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, अगर कोई भी कक्षा है, कोई भी वर्ग है तो उसमें 5 बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे, 20 बच्चे होंगे, तो उसमें एक जो सदस्य संख्या होगी एक समूह में होगी और उसे हम लोग नाम देते हैं कक्षा, वर्ग के रूप में। सभा, सभा भी जो होती है वह, उसमें भी लोग 10, 20, 50, 100 की संख्या में लोग उपस्थित रहते हैं। इस तरह हम लोग जानते हैं कि यहाँ किसी भाषण प्रतियोगिता या किसी भी बातों को रखने के लिए यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। दल,
दल जो होती है वह छोटे छोटे समूहों में बटी होती है और वह उसका अपना विशेष कार्य होता है और उसमें भी लोगों का एक समूह काम करता है। टुकड़ी, सेना में सेना के जो जवान होते हैं वे लोग क्या करते हैं, टुकड़ियों में बटे होते हैं और हर एक मोर्चे पर अपने कार्य करते हैं। तो उसमें भी समूहों में लोग होते हैं, 5, 10, 20 की संख्या में रहकर कार्य करते हैं। उदाहरण से और भी जानते हैं कि भेड़ों का झुंड मैदान में है। कोई एक भेड़ मैदान में नहीं चल रही है, वहाँ भेड़ों का एक समूह है, दल है, झुंड है। भारतीय सेना बहादुरी से लड़ी। तो भारतीय सेना जो है वह बहादुरी से लड़ी, यानी यहाँ भारतीय सेना कोई एक नहीं है, यहाँ 5, 10, 20 की संख्या में उपस्थित है लोग। कक्षा में सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। कक्षा में अभी अभी बताई गई है कि कक्षा में 1-2 बच्चे नहीं उपस्थित हैं, यहाँ कुछ समूह के रूप में उपस्थित हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और एक वर्ग के रूप में उपस्थित हैं। 5वां, द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि द्रव्य का मतलब होता है धातु और इसे माप तौल में हम सब प्रयोग करते हैं, इसको उपयोग करते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो है इसको परिभाषा से जानते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती है। कोई भी द्रव्य को हम लोग माप तौल करके या फिर उसको एक समान रूप से समझ करके लेते हैं। तो यह जो होता है कि इसको अगर और भी रूप से जानेंगे तो इस तरह से कह सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको तीसरे रूप में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु द्रव्य का माप तौल का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, घी, पानी, पीतल आदि। और भी कुछ उदाहरण जानते हैं। यह गेहूं का आटा है। यह गेहूं का आटा है। गेहूं का आटा क्या है? तो यह क्या हो गया, एक पदार्थ है जो खाने के काम में आती है। सोना, चांदी, पीतल, तांबा ये सभी धातुएं हैं जो जिससे बहुत सारे सामान बनते हैं और बहुत तरह से हम लोग अपने प्रयोग में लाते हैं। तेल, पानी, दूध ये सब द्रव्य हैं जिसे हम लोग माप करके लेते हैं। ये मापना होता है, जैसे लीटर में आते हैं तो ये सब हम लोग माप करके लेते हैं। हम सब ने जाना कि संज्ञा के कितने प्रकार थे, कितने भेद थे। अब हम सब जानते हैं कि संज्ञा के भेद जो हैं उसमें परिवर्तन भी होता है और यह आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर होंगे, क्योंकि ये सभी जो परिवर्तन रूप हैं संज्ञा के, इसी से संबंधित कई प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसमें हम सब को जिसके अंतर्गत हम सबको इसके बारे में विशेष तौर पर जानना चाहिए। आते हैं कि संज्ञा के भेदों में परिवर्तन किस किस रूप में होता है और क्यों होता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में जब प्रयोग होता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा एक परिभाषा के द्वारा हम सब जानते थे कि किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। और जातिवाचक संज्ञा जो होता है वह जो किसी व्यक्ति और प्राणियों का एक या जाति में विभक्त करके बताता है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ उदाहरण से है कि विनय की बात पर विश्वास करो, वह तो बिल्कुल हरिश्चंद्र है। इस तरह से हम सब एक उदाहरण के द्वारा जानते हैं कि विनय जो है वह हरिश्चंद्र कैसे है। तो हरिश्चंद्र जो थे वह सत्य बोलने वाले थे और सत्य बोलने के लिए प्रसिद्ध थे। यानी विनय जो कुछ कह रहा है वह सत्य कह रहा है, उसकी बात यथार्थ रूप से हरिश्चंद्र की तरह ही है। दूसरा उदाहरण से जानते हैं कि आजकल देश में
जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद क्या है? तो जयचंद जो होते हैं वह देशद्रोही को हम लोग कहते हैं कि यह देशद्रोही है। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारे देश में जो देशद्रोही है उनके लिए हम लोग जयचंदों का प्रयोग करते हैं। और भी उदाहरण के द्वारा हम लोग इसको बहुत सारी चीज़ों को जान जाएंगे कि नेताजी ने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी नेताजी जो थे वह हमारे देश के लिए बहुत अच्छे और कार्य किए और बहुत बहादुरी से काम किए। अब आगे परिवर्तन जानते हैं कि संज्ञा किस तरह से परिवर्तन कर रहा है। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हम लोग जानते हैं कि यह कैसे हुआ। संज्ञा में भाववाचक संज्ञा का एक विशेष स्थान रखता है और यह बहुत तरह से संज्ञा के जो शब्द होते हैं उसमें अपना योगदान देता है। कुछ शब्द तो मूल रूप से ही भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे सुख, दुख, हार, जीत, प्रेम, दया, कृपा, न्याय, सत्य, असत्य, प्रेम, क्रोध आदि। ये सब नाम जो है वह मूल रूप से हम सब इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का इसमें तथ्य नहीं जोड़ते हैं। यह ज्यों है का त्यों रहता है अपने मूल रूप में। किंतु कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द अन्य शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। अब शब्द में प्रत्यय क्या है? तो शब्द तो जानते हैं हम सब कि वह वर्णों के जोड़ने, स्वर और व्यंजन के मिलने से जब बनी थी तो वह शब्द का निर्माण हुआ था। और जब यह शब्द का निर्माण हुआ तो प्रत्यय क्या है? प्रत्यय जो होता है वह शब्द के अंतिम रूप में लग करके और यह शब्द का यह निर्माण करता है और यह एक तरह से भाववाचक संज्ञा को एक नवीनतम रूप देता है। और नवीनतम रूप जो देता है वह बहुत आधारों पर देता है। जैसे ये भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से बनाए जाते हैं। आगे कि भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनती है। अब भाववाचक संज्ञाएं जो होती है वो 5 प्रकार से कैसे बनी? तो वह जातिवाचक संज्ञा से बनी, सर्वनाम से बनी, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय के रूप को यह अपने प्रत्यय को जोड़ करके अपने प्रत्यय को यानी शब्द के अंतिम रूप में आ करके एक नया शब्द तैयार करता है और उसको निखारता है। पहला, जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा को कैसे हम बनाएंगे? तो यहाँ देखते हैं कुछ उदाहरण। पुरुष है तो पुरुष को अगर हम सब भाववाचक में बनाएंगे तो इस तरह से हो गया कि पुरुष तत्व हो गया, इसे पौरुष भी कह सकते हैं। आगे मित्र को और क्या लगाएंगे? तो यहाँ मित्रता, ता जुटने पर यह मित्र से मित्रता बन गई। पुरुषत्व, अदत्त व जोड़ने से यह पुरुष से पुरुषत्व हो गया। बुढ़ा से पा लगाने पर यह बुढ़ापा हो गई। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाने का सबसे आसान तरीका है, जैसे संस्कृत में हम लोग जानते हैं अहम, और अहम से क्या बन गया? अहंकार, मैं का बोध करा रहा है। आगे अपना, अपना में अगर हम जोड़ते हैं पन, पन लगा करके हम सब बनाते हैं अपनापन। निज में आधा त और व को जोड़ करके हम सब निज तत्व बनाते हैं। आगे स्व में आधा त व जोड़ करके बनाते हैं स्व तत्व। मम में हम लोग ता लगाएं, आधा त और व लगाएं तो एक नया शब्द बन रही है ममता। ममता से क्या मतलब होता है? प्यार होता है। और ममत्व का मतलब होता है प्यार, जो किसी के प्रति हम लोग संवेदना प्रकट करते हैं, बोलते हैं, जाहिर करते हैं, इस तरह से। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। कठोर से क्या बनेगा? तो ता लगाएंगे तो कठोरता बन जाएगी। मीठा है तो उसे हम कैसे भाववाचक में बदलेंगे?
तो यह मिठास हो गई। हरा से बनाएंगे तो हरा जो होता है यह हरियाली में परिवर्तित हो जा रही है। अच्छा से अच्छाई, आई लगा करके हम सब अच्छाई लिखते हैं, अच्छा में आई लगा दिए या अच्छाई बन गई, तो ये सब विशेषण बनी, तो ये इससे एक विशेषता प्रकट हो रही है। गर्म से गर्मी, गर्मी हो गई, स्वस्थ से स्वास्थ्य हो गई। इस तरह से हम सब सर्वनाम और विशेषण के शब्दों में प्रत्यय का रूप डाल करके एक नवीन शब्द को जोड़ते हैं और वाक्य में प्रयोग लाते हैं और अपने भाव को प्रकट करते हैं। इस तरह से क्रिया से भी भाववाचक संज्ञाओं को बनाना जानेंगे। जैसे हंसना, हंसना को क्या कैसे बनाएंगे हम सब, तो हंसना को हंसना करके हम लोग हंसी कहेंगे, ई की मात्रा लग रही है। यहाँ उड़ना, उड़ना से क्या हो जाएगा, उड़ान। लिखना से लिखाई, आई की मात्रा। सजाना, सजाना, सजाना का मतलब होता है किसी चीज़ को हम लोग व्यवस्थित रूप से रखते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं कि सजावट कर रहा है, आवट लग रहा है इसमें, और इस तरह से हम लोग सजावट को कह रहे हैं। तैरना, तैरना जो स्विमिंग होती है, जो लोग स्विमिंग करते, तैराकी करते हैं, तो उसे हम लोग तैरना को कहते हैं तैराकी। चुनना, चुनना को अगर हम सब क्रिया में बदलते हैं तो हो जाएगा चुनाव। अब आते हैं हम सब अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं बनाएंगे। कैसे, अव्यय दूर से क्या बनाएंगे, दूरी। धिक से क्या बनेगा, किसी को धिक्कारते हैं तो धिक से क्या बनेगा, तो धिक्कार हो गया, यानी किसी को हम लोग अवहेलना कर रहे हैं। समीप, समीप से हो गया बहुत निकट से, क्या हो गया, समीपता यानी निकटता। निकट से हो गया निकटता, बहुत पास में है, इसके लिए हम लोग इसको प्रयोग में लाते हैं। एक नज़र इस पर भी हम लोग डालते हैं कि इसको एक दोहे के रूप में हम सब इसे जानेंगे कि व्यक्ति, प्राणी, वास्तु, स्थान या हो किसी भाव का नाम, हिंदी व्याकरण में ये सब पाते हैं संज्ञा का नाम। इस तरह से हम सब संज्ञा को, भेद को एक दोहे के रूप में भी याद कर सकते हैं। तो आज हमने इन विषय के बारे में, संज्ञा के विषय के बारे में जाना, और आगे और भी हम प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक मिश्रित सम्मिश्रण रूप को विषयों के साथ वापस लाऊंगी, जिससे हमारे जो क्वेश्चंस हैं और भी इफेक्टिव हो, और आपके भी कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो या कोई कमेंट हो तो उसे अवश्य लिखें और आप बताएं कि और आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि इसे अभी हम लोगों की सीटेट की एग्ज़ाम होने वाली है और हम सब इसमें विस्तार से संज्ञा के जो प्रत्यय हैं उस रूपों को जानी हुई, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सब आती है। तो आप सबको जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, जो भी कमेंट्स होंगे, उसे लिख दें और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।